जिस चीज़ की मार्केटिंग होती है, जिस चीज़ की एड्स आती हैं, वो मत खाओ। जिसकी नहीं होती है ना, वो खा लो, क्योंकि वो हेल्दी है। हेल्दी फूड अपने आप को कभी मार्केट नहीं करेगा। थोड़ा देखो, थोड़ा घी खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यस इट इज़ गुड फॉर अवर ब्रेन, हमारी न्यूरो हेल्थ के लिए, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे दो। गुड क्वांटिटी क्या, आइडियल क्वांटिटी क्या है? 2 to 3 टीस्पून इन अ होल डे। जितना जोमेटो स्विगी का बिजनेस होगा, उतना हमारा और डॉक्टर्स का भी होगा। Egg yolks should be avoided due to high cholesterol content. इट्स अ मिथ ऑल्सो एंड अ फैक्ट ऑल्सो। Spicy foods harm the digestive system. टोटली डिपेंड पर्सन टू पर्सन। आप दिन में 1 या 2 सैशेस लेते हो आर्टिफिशियल जस्ट टू इग्नोर दैट। Welcome, ma'am. Thanks for coming. So, ma'am, we'll start from your personal journey. आप कैसे Instagram स्टार्ट किया या उसके पहले की स्टोरी क्या है? देखो, ये है कि मैंने कहाँ से, व्हाई आई स्टार्टेड दिस इज लाइक, ये इतने साल पहले मैंने ये करा था ना, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन। ये तब की बात है जब किसी को पता भी नहीं था न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स कुछ होता है। इट्स बीन 24 ईयर्स, तो इतना पुराना था। लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो आई कुडंट वर्क मच। बट आफ्टर 10 ईयर्स आई स्टार्टेड माई ओन क्लिनिक, एंड फिर हम लोगों ने उस टाइम तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था जब मैंने काम स्टार्ट किया, आई थिंक 13 ईयर्स बैक। उस टाइम वर्ड टू वर्ड लोग बता देते थे किसी को, तो लोग आना शुरू हो गए थे। बट हाँ, बिकॉज आई वॉज अ पाइनियर इन पंजाब, तो उस चीज़ का हमें हमेशा एज मिला। क्योंकि उससे होता है कि क्योंकि जब पहली बार आप स्टार्ट करते हो, वही पंजाब के जो कुछ लोग थे जो दिल्ली या बॉम्बे जाते थे डाइट्स लेने के लिए, तो उनको एटलीस्ट यहाँ पे पता लगा, वी स्टार्टेड दिस थिंग। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली सोशल मीडिया आया, स्लोली एंड ग्रेजुअली रील्स आई, तो ये चीज़ धीरे धीरे स्केल अप होती रही। बिकॉज इन बिजनेस आई थिंक इट्स ऑलवेज यू आर इवॉल्विंग। Okay. तो आप 23 years back आपने स्टार्ट किया था and you started your Instagram account active, being आई active थिंक on 5 years बैक, 4-5 years बैक, एंड मेजरली तो कोविड के बाद। वो कुछ बता सकते हो स्टोरी, लाइक कैसे ग्रोथ हुई इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम से कैसे आप दुनिया को कनेक्ट कर पाए? जब ना फेस, चाहे पहले स्टार्टिंग में फेसबुक था, इंस्टाग्राम बाद में आया, तो जब हम लोग कर रहे थे ना, तब उस टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते थे, आपका पेज हैंडल करने के लिए सब कुछ होता था। तो दे वर हैंडलिंग माई पेज। वो मुझे हमेशा कहते थे, मैम आपको ना फ्रंट पे आना होगा तो आप कर पाओगे। तो मुझे लगता था फ्रंट पे आके अब ऐसा क्या काम हो जाएगा, आप क्यों नहीं वर्क कर सकते हो? इफ़ वी आर हायरिंग अ टीम तो उनको करना चाहिए, मुझे क्या करना है? अगर मुझे ही सब कुछ करना है तो मैं टीम क्यों हायर करूँगी? बट ये बात बहुत बाद में समझ में आई। देन यू आर द फेस ऑफ योर ब्रांड। देन इन 2020 जब रील्स लॉन्च की इंस्टाग्राम ने, तब मैंने थोड़ा सा आगे आना शुरू किया। फिर हम लोगों ने कंटेंट पे काम करना शुरू किया कि कैसे उस पे काम करना है, क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। उससे धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट हुई, एंड हमने बहुत कुछ सीखा इन पिछले 3-4 सालों में कि कैसे अपने कंटेंट को रिफाइन करना है, क्या ऑडियंस को अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड एंड नाउ इट्स दिस बिग। So we have 150K more followers on Facebook also. Okay. So it's total around 500K, तो ठीक है। 5 लाख की फैमिली हाँ। नहीं मैम, आई टोटली एग्री। जैसे आपने बताया रिसेंटली, अब हम देखा जब से शार्क टैंक लॉन्च हुआ, अब फाउंडर्स खुद आ गए सामने हाँ। अपना फेस लेके। हम्म, वो आते ही उनकी मार्केटिंग कॉस्ट एकदम से कट, क्योंकि वो खुद ही सेलिब्रिटी हैं। बिल्कुल। अब हम अनुपम जी को देखते हैं शादी.com में, वो खुद ही आयरन मैन बने घूमते हैं। आप देखो ना, आगे कितने सारे स्टार्टअप्स थे या कितने बिजनेसेस थे, हम उनके ओनर्स को जानते ही नहीं थे, हम उनके डायरेक्टर्स को जानते ही नहीं थे कभी भी। लेकिन नाउ एवरीबडी इज द फेस ऑफ देयर ओन ब्रांड। तो अब ये चेंज तो आया ही है सोशल मीडिया से। It's mandatory also, I think so, nowadays. मैम अब हम डाइव करते हैं आपके प्रोफेशन के अंदर। हमारी स्पेशली फीमेल ऑडियंस के लिए पीसीओएस और पीसीओडी में डिफरेंस क्या? पहले तो मैम आप ये बताइए कि पीसीओएस क्या होता है और पीसीओडी क्या होता है? देखो, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज दोनों सेम है, Okay. कुछ फर्क नहीं है। ये सिर्फ नाम चेंज है। जब पहले ये टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हुई कुछ
कंट्रीज में इसे PCOS बोलते थे, कुछ कंट्रीज में इसे PCOD बोलते थे, बट अदरवाइज दिस इज द सेम थिंग. Okay, the difference is syndrome and disease only. यस, कुछ भी नहीं है ना. आप सोचो, सिंड्रोम एंड डिजीज दैट इज द सेम थिंग. तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन यस, दीज डेज एवरी 5th और 6th वुमेन इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, चाहे उनको ये बात पता है या नहीं पता. बहुत सारी लेडीज को नहीं पता ये बात कि उनको है, क्योंकि PCOD एंड PCOS का प्रॉब्लम क्या है. अब आपको अगर डायग्नोज कराना है, अगर आपके स्कैन में PCOD आता है तो हमें लगता है हमें PCOD है, बट बहुत बार होता है PCOD है बट उसके सिम्टम्स नहीं है. एंड मोर ऑफ द टाइम्स क्या होगा, उनके सिम्टम्स हैं बट स्कैन में नहीं है. सो दे आर बोथ द डिफरेंट थिंग बट दे आर सेम, बिकॉज हम इनको फिर अब एक बड़ा वाला हम इसको ब्लैंकेट कवर करते हैं कि ओके दिस इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस, और कुछ नहीं है तो हार्मोन्स तो खराब है ही है बस. क्यों नहीं होते मैम सिम्टम्स ऐसे जो आप कह रहे हो? सिम्टम्स क्यों नहीं होते? सबकी बॉडी अलग है, एवरी बॉडी इज डिफरेंट. कईयों को सिम्टम्स बहुत जल्दी नजर आते हैं, कईयों को नहीं आते. बट इसका सिर्फ एक ही वे आउट है कि आपको अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा, बिकॉज इसका कोई और वे आउट नहीं है. आप कहो हम मेडिकेशंस के साथ, यस मेडिकेशंस आर इम्पोर्टेंट, आप उसको आप देते हैं डॉक्टर्स, लेकिन कब तक आप अपनी मेडिकेशंस के ऊपर तभी आप उसको सक्सेसफुल हो सकती हैं अगर आपका डाइट ठीक है, आपका न्यूट्रिशन लेवल ठीक है बॉडी में. लेकिन अगर वो ठीक नहीं है तो दवाइयाँ तो बढ़ती जाएंगी, चाहे वो PCOD या हार्मोनल इम्बैलेंस है या डायबिटीज़ है, थायराइड, कुछ भी है. मेडिसिन हमेशा बढ़ेंगी अगर आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखोगे. And मैम those females जो अवेयर नहीं है इस प्रॉब्लम के बारे में, उसको उनको क्या एड्रेस करना चाहिए? देखो हम हमेशा कहते हैं अपनी बॉडी के सिम्टम्स को नोटिस करो एंड वर्क ऑन देम. बहुत बार ये होता है हमें पता ही नहीं होता हमारी बॉडी में चल क्या रहा है. हमारे पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं, हमें लगता है चलो कोई बात नहीं, 1 महीना नहीं आए तो क्या हो गया, 2 महीने नहीं आए तो क्या हो गया. लेकिन अगर हमें बाकी के भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, हमारा हेयर फॉल हो रहा है, एक्ने हो रहा है, फेशियल हेयर्स हो रहे हैं, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल. कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप डाइट में आप उनको लेते रहोगे, अगर कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा तो वो चीज़ों को जो प्रॉब्लम को एग्जैजुरेट करेगा, वो हमेशा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा. और जो PCOS में जो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, दैट इज़ योर 3 white things. That is white sugar, then it is white flour, and it is dairy products. तो ये तीनों ही वाइट अगर हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं तो बहुत इजीली PCOD कंट्रोल में आ जाता है. And it is reversible also. It is totally reversible. It is totally reversible. हम इसको लेके कोई टैबू एस्पेक्ट भी है कि लेडीज अवॉइड करती हैं या बात करने से वो नहीं, हिचकती अब हैं? तो खैर काफ़ी फ़र्क पड़ गया है. हाँ, कुछ एरियाज़ में अभी भी होगा, है ना, कुछ कल्चर्स में होता है, लेकिन अब फिर भी बहुत फ़र्क पड़ गया. 13 years बैक जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो अगर कोई कपल आके बैठता था, मुझे ही पूछने में प्रॉब्लम आती थी कि आप ओके आपके पीरियड्स आते हैं, नॉर्मल हैं कि इरेगुलर हैं. तो वो लेडी भी थोड़ा सा सेटबैक हो जाता था कि मैं उसे बताऊं कैसे, मैं अपने हस्बैंड के सामने कैसे खुल के बात करूं, या अपने फादर के साथ आए हैं या किसी के साथ भी. बट नाउ इट्स वेरी नेचुरल. आई हैव फेल्ट दैट चेंज इन द सोसाइटी कि वो चीज़ें नहीं हैं. अब हस्बैंड्स को भी पता है, फादर्स को भी पता है, सबको पता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं एंड ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के ऊपर इतनी ज़्यादा नॉलेज और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस कर दी गई है कि एटलीस्ट अब ये टैबू और एक ये वो चीज़ छुपाने वाली चीज़ नहीं रहेगी. एंड वही बात है, जब तक हम इसे बात खुल के करेंगे नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे. My mother is also gynecologist. तो वो भी ये फील करते हैं सेम, मतलब they don't talk with me, but I feel that there is in society still there is the taboo thing type of thing. People are not comfortable talking about this. There is a gap ना, हम गैप रख लेते हैं एक. अब अगली जनरेशन, अगर हम अपनी एज अ जनरेशन, हम अगली जनरेशन को मैं बोलूँ कि अगर हम बहुत चीज़ें ओपन रखेंगे अपने बच्चों के साथ, तो शायद ये टाबू नहीं रहेगा ना. अब अगली जनरेशन, आप मेरे ख्याल से आप अपनी मदर के साथ रह सकते हो, बट आई थिंक अपनी फ्रेंड्स के साथ या आगे जाके मुझे नहीं लगता आपको कोई इश्यूज आएंगे इस चीज़ के लिए, बिकॉज वी आर ओपन टू दिस पार्ट. अब मैं अपने बेटे के साथ बहुत इजीली बात कर पाती हूँ क्योंकि शुरू से ये चीज़ रखी नहीं कि ये कुछ अलग है. माइंडसेट
माइंडसेट में शिफ्ट कैसे लाया जाए लोगों धीरे के? धीरे करके जनरेशंस के साथ ही माइंडसेट में शिफ्ट आएगा। मैंने कहा ना, जैसे मैं अपने बच्चों के साथ बहुत इजीली इस चीज़ को डिस्कस कर लेती हूँ, हम्म, ठीक है ना। मैं अपने बेटे को बहुत इजीली बोल देती हूँ कि शायद बच्चा आज मेरा मूड ठीक नहीं है, या आई एम फीलिंग अ लिटिल लो बिकॉज आई एम ऑन माई पीरियड्स, तो बात खत्म हो जाती है। तो ही अंडरस्टैंड्स। Yes. एंड आज अगर वो मुझे अंडरस्टैंड करेगा ना, आगे जाके अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। बिल्कुल। फिर वो खत्म ही हो जाएगा ना वो गैप। हम्म, एंड सेम थिंग विद द गर्ल्स। अगर हम ब्रदर सिस्टर में ये चीज़ को गैप में नहीं आने देंगे तो आगे जाके कभी आएगी नहीं। हमारे पेरेंट्स को उनकी अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट थी। मैं नहीं कहूँगी वो गलत थे कभी, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट थी। उनको बहुत अलग तरीके से समझाया जाता था। उनको शुरू से ही ये चीज़ों में गैप डाला गया कि ये बात नहीं करनी, छुपा के लेके आना है, सब कुछ छुपा के करना है, तो फिर वो गैप बढ़ता गया ना। लेकिन आई थिंक अब की जनरेशन में धीरे धीरे, अब इस एक जनरेशन में ठीक होगा, बाकी कल्चर्स में भी धीरे 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 करके ये शिफ्ट आना शुरू हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। It's necessary also, Yes. because it's difficult for girls हाँ. also to hide all the things. Yes. मैम आपने 3 वाइट्स का नाम लिया, उसमें से एक शुगर थी। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा वाइब है ऐसा है कि भाई शुगर विल बी द नेक्स्ट टबैको, बहुत नेगेटिविटी है शुगर को लेके। तो मैम क्या वो सही है, और अगर सही है तो उसका अल्टरनेट क्या है? आप ये बताओ, हमारे बड़े हमारे अगर हम पास्ट में जाके देखें, हमारे पुरानी जनरेशंस में वो कितना मीठा खाते थे। देखिए हमारे दादा परदादा कितना मीठा खाते थे, है ना। दे यूज्ड टू ईट अ लॉट। हलवा बन रहा है घर पे, लड्डू बन रहे हैं, वो भी ऐसे एक पीस आधा पीस नहीं, वो भी हाँ, बन रहे हैं ना, कितना ज़्यादा खाते थे। शुगर हमारे साथ शुरू से थी, बट प्रॉब्लम कहाँ पे बनी, एडिक्शन कहाँ पे बनी, जब वो घर से निकल के बाहर बेकरीज में पहुंच गई और हर प्रोसेस्ड फूड में पहुंच गई। अब हम घर में खाना खाते थे, चाहे हम चीनी ही खा रहे हैं, चलो पहले शक्कर ही चलती थी ज़्यादा, पर धीरे धीरे करके चीनी पे आई, वाइट शुगर पे, फिर भी चल रहा था। लेकिन अब आप ये सोचो, आप कुछ भी उठा रहे हो, अब सामने बिस्किट पड़ा, कितना मीठा है इसमें, आप चाहे डाइजेस्टिव ले लो, ठीक है ना। उस टाइम ऐसा नहीं था ना। उस टाइम मीठे के नाम पे आपके लिए, और स्पेशली ना उस टाइम मीठा हर टाइम घर पे नहीं होता था। उस टाइम मीठा सिर्फ तब बनता था जब कोई सेलिब्रेशन होती थी या कोई फेस्टिवल आता था। अब क्या है, हमारे घर में हर टाइम चॉकलेट्स पड़ी होती हैं, हमारे घर में हर टाइम मिठाई पड़ी होती है, हमारे हर प्रोसेस्ड फूड पड़ा होता है, केक्स, चॉकलेट्स, मफिन्स, क्या कुछ नहीं है। और जितना है सब में मीठा जा रहा है। आप पैक्ड फूड कुछ भी उठा रहे हो उसमें मीठा है। तो प्रॉब्लम मीठे की वहाँ से स्टार्ट हुई है। और फिर ऐसी ऐसी डेजर्ट्स आ गई हैं ताकि आप तो लोगों का फोकस भी वहाँ होना शुरू हो गया, अट्रैक्शन भी वहाँ होनी शुरू हो गई। डेजर्ट से मुझे चीज केक किया वो तो चीज केक वो अपने आप में ही है। टू ऐड अनदर थिंग, लाइफस्टाइल चेंज भी है। अब अगर एग्जैक्टली उस टाइम पे ना हमारे, अब देखो हमारे दादा वगैरह कितना एक्सरसाइज था, इतना एक्सरसाइज। अगर उन्होंने आज यहाँ से अगर 4 किलोमीटर कहीं जाना है, दे वॉन्ट हैव द कार्स। उस टाइम कार्स नहीं होती थी, वो साइकिलिंग करके या पैदल जाते थे। लेकिन अब हमने शायद यहाँ से यहाँ पे भी जाना होगा ना, वही प्रेफर के गाड़ी आ जाए। तो ये प्रॉब्लम है। फिर उस टाइम पे उनके स्ट्रेस लेवल्स वैसे नहीं थे जैसे हमारे हैं। हमारे पेरेंट्स के अलग तरह के स्ट्रेस लेवल थे, हमारे अलग तरह के स्ट्रेस लेवल थे। लेकिन हमारे जो बड़े थे उनके स्ट्रेस लेवल्स थे ही नहीं, वैसे वाले तो बिल्कुल ही नहीं थे जैसे हम लेते हैं, है ना। उनको अगर आपने अपने दादा या परदादा को कभी देखा है तो उनको बैठती नींद आ जाती थी। अब सोचो, हमें रात को पता नहीं कितने भगवान की पूजा करनी पड़ती है कि भगवान नींद आ जाए। हाँ, फिर हम पिल निकाल लेंगे, थॉट्स स्टिल होंगे, हाँ। फिर आपको नींद आएगी। अब उस टाइम पे कोई ऐसा मेडिटेशन होता था कि लोगों को बोला जाता अपने थॉट्स को वॉच करो, अपनी ब्रेथ को वॉच। वो लोग तो नॉर्मली प्रेजेंट में रहते थे। हम लोग तो हर टाइम या पास्ट में गुजर जाते हैं या फ्यूचर में, मेजरली फ्यूचर में गुजर जाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारा स्ट्रेस लेवल सोचो ना, वो शुगर की प्रोसेसिंग बिल्कुल डिफरेंट है। मैम एक ना ऐड आती है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कुछ शुभ काम करने से पहले मीठा हो जाए, पर शायद मैंने सुना है इंटरनेट पे कि कहते हैं आपको कभी भी शुगर से अपना डे नहीं स्टार्ट करना चाहिए। तो सही है वो? अब देखो, अगर किसी को बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होती है ना, और उसको शुगर खानी ही खानी है, मीठा खाना ही खाना है,
हम प्रेफर करते हैं सुबह खा लो, अच्छा। सुबह प्रोसेस हो जाएगा फिर भी। ओके। अब ये सोचो ना, सुबह आपके हमारे अगर शुगर स्पाइक्स होते भी हैं, हम बाकी का दिन सारा दिन खाना खाने ही वाले हैं ना, हम फाइबर भी खाने वाले हैं, गुड फैट्स भी खाने वाले हैं, कार्ब्स भी खाने वाले हैं, तो उससे क्या होगा, वो बैलेंस आउट हो जाएगा और चलते फिरते रहने वाले हैं। लेकिन जब शाम को या रात को खाते हैं ना, डिनर्स के बाद जो शुगर स्पाइक होती है ना, उसका कोई हल नहीं है। वो जो 7 कोर्स मील लेते हैं ना, उसका कोई हल नहीं है। वो जो शुगर स्पाइक है, क्योंकि आपने सो जाना है उसके बाद, तो वो परेशान करती है। मैम, जो लेडीज अपने बच्चों को कुछ मीठा खिला देती हैं एग्जाम से पहले, वो ठीक है? टेंशन रहती है? उससे एनर्जी भी तो रहती है ना, इनसे एनर्जी भी तो रहती है ना, बट कुछ अच्छा मीठा खिलाना है ना, जो हमारे बड़े खिलाते थे ना। अभी तक मुझे हमने रेमेडीज चलाई हैं, इस बार हमने 30 days 30 रेमेडीज का हमने सीरीज चलाई है। उसका रीज़न है, जो नानी दादी खिलाते थे ना, वो बिल्कुल सही था। उनके पास उस टाइम शायद साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, बट दे नो इट्स राइट, क्योंकि वो बरसों से चला आ रहा था। और अगर हम घर पे अगर बच्चों के एग्जाम से पहले या कुछ भी अगर मीठा देते हैं, अगर उनको घर की बनी हुई खीर दे रहे हैं, घर के बने हुए मीठे चावल खिला रहे हैं, एक पिन्नी दे रहे हैं, टोटली फाइन ना। लेकिन हम बच्चों को केक खिला के सुबह सुबह भेज रहे हैं, तो दैट इज नॉट फाइन। एक बिस्किट दे रहे हैं, चॉकलेट बिस्किट। गाइस, आप ना अगर नहीं हटना आपने खाने के लिए, मीठा खाने के लिए, तो कम से कम दिन में खाओ और कुछ ऑल्टरनेटिव्स खाओ केक्स के अलावा। जैसे अभी मैंने बताया, पिन्नीज खाओ, एंड कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं बहुत सारे, वो ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करने की कोशिश करो। मैम, हेल्दी फूड्स में बिलीव करते हो आप, जो लेबल लगा के कंपनीज? एक रिसेंटली मैं कंटेक्स्ट बनाने के लिए पीछे पॉडकास्ट हुआ था, उसमें कोई फूड फार्म करके इन्फ्लुएंसर आए थे, तो उन्होंने बहुत एक्सपोज किया था कि मान लो अगर गुड्डे पे कैश्यू बिस्किट लिखा है, तो उसमें कैश्यू बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज में। और बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए मैं कहती हूँ, जिस चीज की मार्केटिंग होती है, जिस चीज की मार्केटिंग होती है, जिस चीज की एड्स आती है, वो मत खाओ। जिसकी नहीं होती है ना, वो खा लो, क्योंकि वो हेल्दी है। हेल्दी फूड अपने आप को कभी मार्केट नहीं करेगा। अब हम कहाँ मार्केट करते हैं? हम अपने घी को मार्केट करते हैं, हम अपनी मीट को मार्केट करते हैं? कहीं नहीं करते। लेकिन क्या मार्केट होता है? पैक्ड फूड मार्केट होता है। हमारा घी ना शुरू से बहुत अच्छा था, लेकिन ये मार्केटिंग ने ना उसे खराब कर दिया। उसको क्या कह दिया गया कि इससे हार्ट अटैक्स आते हैं, और उस चक्कर में सारा रिफाइंड ऑयल आगे ले आए कि आपको ये खाना है। अब आज 25 ईयर्स के बाद लोगों को फिर से समझ आ गया, ओह ये खराब है, हमें वापस रूट्स पे जाना है। सो वो सर्कल चलता जाता है। अचानक से कुछ बहुत अच्छी मार्केटिंग होती है तो उसको बहुत ऊपर कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग जो दिखता है वो बिकता है ना। अब ऐसे ही मैं क्या फील करता हूँ इसमें, क्या जैसे जिसके पास इतनी ज्यादा मार्केटिंग करने की वो होगी, कैपेसिटी होगी, तो वो कहीं ना कहीं से तो उसने निकालना है। Exactly. दैट इज वो माइनस होगा आपकी क्वालिटी वहीं पर। तो अभी एक और रिलेटेड क्वेश्चन है घी का। अभी आपने बताया घी लेना मैम अच्छा है, लोग डॉक्टर्स बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, वैसे हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल तब बढ़ता है जैसे हम पंजाबी घी खाते हैं। क्योंकि पंजाबियों को घी नहीं खाना आता एक्चुअली, वो हर चीज में घी डाल देते हैं और बहुत ज्यादा डाल देते हैं। थोड़ा घी खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यस इट इज गुड फॉर अवर ब्रेन, हमारी न्यूरो हेल्थ के लिए, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को एक्सेस में करते हैं, घी को किसी भी चीज को एक्सेस में करेंगे, वो खराब हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है। दीपिका पादुकोण की हमने डाइट देखी थी, वो कह रहे हैं भाई वो स्टार्ट ही अपना डेली रूटीन ही स्टार्ट अपने घी से, 1 स्पून घी से स्टार्ट करते हैं। तो उसका रीजन यही है ना, क्योंकि वहां पे लोग घी खाते ही नहीं है, उनको तो स्टार्ट करने के लिए घी चाहिए। हमारे भी यहाँ पे एक अलग क्लास होती है जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाते अपने खाने में। हमें उनको ज़बरदस्ती सुबह के टाइम पे देना पड़ता है, क्योंकि स्टार्ट योर डे विद अ कोकोनट ऑयल और अ घी, ताकि 1 चम्मच तो जाए सुबह से, एंड इट विल हेल्प इन योर डाइजेशन ऑल्सो। बट अगर हमारी फैमिलीज़ में अगर हर सब्जी में घी जा रहा है,
हमारे परांठे पे 1 चम्मच घी जा रहा है, उसके बाद इतना सारा बटर उसके ऊपर जा रहा है, तो आपको लगता है हमें एक्स्ट्रा घी की जरूरत है? हमारे हमें तो निचोड़ के देखेंगे पंजाबी को, तो उनमें से तो वैसे नहीं घी निकल आएगा। तो आप ये सोचो, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें एक्स्ट्रा इस चीज के लिए एफर्ट करना पड़ता है। हमें एफर्ट करना पड़ता है अपने मम्मियों को रोकने के लिए कि थोड़ा कम दे दो। गुड क्वांटिटी क्या, आइडियल क्वांटिटी क्या है कंज्यूम करने? 2 to 3 टीस्पून इन अ होल डे। कौन सा घी A2 प्रेफर करते हैं? हाँ, these days चलो थोड़ा सा A2 का ट्रेंड आया हुआ है, both the घीज आर फाइन। पर मैम जो A2 नहीं अफोर्ड कर सकते तो लो ना उनके- A1 नॉर्मल लो, खाओ ना। Okay. अपने आगे क्या था, अपने घरों में ना, हमारे वही बात है, पुराने टाइम पे अपने घरों में गायें होती थी, बफलोज होती थी, सब कुछ घर पे बनता था। तुम्हें दूध भी घर का मिल रहा है, तुम्हें घी भी घर का मिल रहा है, तुम्हें दही भी घर की मिल रही है। तो उस टाइम इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। अब प्रॉब्लम्स इसीलिए है क्योंकि सब कुछ बाहर से आता है। कहीं ना कहीं में हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही रहे हैं ना, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही रहा है। अभी परसों चौथी मैंने कोई स्मूदी की रेसिपी डाली हुई थी, सो किसी ने ना कमेंट किया कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की थी, तो द पर्सन कमेंटेड कि फिर अब क्या करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में तो पेस्टिसाइड्स होते हैं। मैंने कहा बात तो सही है, फिर ऐसे करते जंक खा लेते हैं। मैंने फिर जंक खा के आपने ट्राई लिख दिया? हाँ मैंने लिख दिया। मैंने कहा फिर जंक ट्राई कर लो। तो उसके बाद वो उसी कमेंट के ऊपर ना 10,000 लाइक्स हैं जो जंक ट्राई करते हैं। वो सारे हंस रहे हैं वहाँ पे कि हाँ ये क्या स्टूपिड क्वेश्चन था। ऑब्वियस है ना कि अब पेस्टिसाइड है, इसका अब इंडिया में रहते हैं, अगर कुछ है हम उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो हम कर रहे हैं। बट अब अगर जंक भी खा रहे हो तो फिर तो सोचो कुछ भी नहीं मिल रहा ना, बिल्कुल, फिर तो माइनस में जा रहे हो। तो नेगेटिव में जा रहे हो। मैं हर कमेंट पढ़ते हो अपना? I try to, but I try not to answer the negative comments. आप अपनी डील कैसे करते हो? कुछ नेगेटिविटी भी होती होगी बीच में? बहुत पहले ना 2 साल पहले जब हमारी रील्स बहुत वायरल हुई ना, तो जब वायरल होती है तो नेगेटिविटी तभी आती है। हाँ, तो पॉजिटिविटी तो चलो हमेशा ही आ रही होती है, लेकिन नेगेटिविटी तभी आती है जब वायरल होती है। तो अब हमें अच्छा भी लगता है कि चलो इसी बहाने वायरल हो रही है, चलो तुम लड़ लो नेगेटिविटी से, है ना। बट स्टार्टिंग में हमें बुरा भी लगता था, आपके ऊपर अटैक होना हर टाइम, वो नहीं अच्छा लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगता अटैक होना। देन हमें एक बार बुरा लगा, फिर हम लोगों ने ना रियलाइज किया कि इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स नॉट यू, ये उनकी सेल्फ रिफ्लेक्शन है। वो जो भी ये लोग कमेंट करते हैं, जो भी नेगेटिविटी फैलाते हैं, दैट इज़ देयर ओन सेल्फ रिफ्लेक्शन। वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हैं या नहीं, उनको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, आप तभी करोगे ना। अब हम किसी का कुछ अच्छा देखें या बुरा देखें, हम किसी को गालियाँ तो नहीं देंगे उसमें, बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, आई डोंट थिंक सो हम किसी के ऊपर वो डालते हैं। हम अंदर से परेशान हैं तो हम कहीं ना कहीं उसे निकालेंगे ही निकालेंगे, नहीं बढ़ा किसी और हाँ, ऐसे ही निकालेंगे ही बेवजह। निकालेंगे। तो लेट इट भी, कर लेने दो फिर लोगों को, उनके नेगेटिविटी से अपनी रील वायरल हो रही है, कर लो, क्या फर्क पड़ता है। बट आई प्रेफर नॉट टू आंसर एनीथिंग विद नेगेटिविटी, क्योंकि मेरे अंदर वो है नहीं है कि तुम किसी को गुस्सा करो या डांटो। क्यों कहा, क्या फर्क पड़ रहा है, इट्स ओके, लेट इट भी, कर लेने दो उन्हें। हम क्यों अपना फ्रेम ऑफ माइंड खराब करें? एग्जैक्टली, उनका अपना कॉर्पस है नॉलेज का, हाँ जैसी नॉलेज वैसी बात। बिल्कुल, हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है, इट्स ओके, लेट इट बी। तो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू थायराइड। तो हम थायराइड पहले तो क्या होता है, कैसे होता है, एंड उसको कंटेन करने के लिए क्या हम फूड रिकमेंडेशंस हैं, वो सारी चीजें। देखो, थायराइड इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जब हमारा मेटाबॉलिज्म में थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, थायराइड, हमारा TSH लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। पहले कम था, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले सिर्फ लेडीज़ में था, अब मेल्स में भी बहुत होना शुरू हो गया। तो थायराइड का रीज़न अचानक अगर कुछ आता है तो उसका रीज़न ये होता है कि अगर हमारे अचानक से स्ट्रेस लेवल्स गेन हो गए, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा एकदम चेंजेस आए, तो इसके कारण हमारा एकदम TSH लेवल्स हाई हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर हम बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं, हम मील स्किप कर रहे हैं या ओवर ईट कर रहे हैं, तब हमारा खराब होता है। मेटाबॉलिज्म है ना, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा अचानक से तो हमारा थायराइड बिगड़ेगा। थर्ड इज जेनेटिकली, बहुत है कि अगर आपके जीन्स में, जैसे अगर आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को थायराइड है या शुगर है, तो आपके आने में ज़्यादा चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
जब हमारे थायराइड लेवल बॉर्डर से थोड़े से ऊपर आते हैं, जैसे इसका बॉर्डर होता है 5, ठीक है, 5.2 5.3 लैब के हिसाब से सबके, तो अगर तो 6 7 8 9 10 11 तक भी आता है, वही प्रेफर कि हम इसको ईजीली डाइट के साथ एंड एक्सरसाइज के साथ रिवर्स कर लें। लेकिन अगर हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं उनका लेवल्स बहुत हाई होते हैं, अभी जैसे मैंने पीछे ही किसी का हमने टेस्ट करवाए, तो शी वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल, उनका कोई डाइवोर्स इशू चल रहा था, तो वो टेस्ट कह रही थी मैंने करवाए नहीं है, मुझे करवाने भी नहीं है, तो मैंने कहा नहीं आप करवाइए बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। तो जब हमने उनका टेस्ट करवाया, उनका थायराइड TSH लेवल जो 5 होने चाहिए थे वो 116 थे। सो शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि इतना कैसे हो सकता है। जो 5 होना चाहिए वो 116 में। हाँ, तो ऐसे भी बहुत केसेस आते हैं 50 80। तो इस मामले में हम कभी नहीं कहेंगे ओके नहीं अभी रुक जाते हैं, डाइट के साथ करते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, बाकी के साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाएंगे, ओके बाकी के सारे हार्मोन्स खराब होने शुरू हो जाएंगे। सो उसी टाइम हमने डॉक्टर के पास भेजते हैं उसे, पहले ये मेडिकेशन स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे करके मेडिसिन को टेपर कर लेंगे, एक बार बॉडी नॉर्मल आ जाएगी, क्योंकि थायराइड के साथ वेट गेन हो जाता है। और जो अगर आपका थायराइड इंक्रीज है, अगर आपके TSH लेवल इंक्रीज हुए हैं, तो तब तक आपके वेट भी डाउन नहीं होगा जब तक वो नॉर्मल नहीं होंगे। सो इट्स अ विशियस सर्कल, थायराइड बढ़ता है, वेट बढ़ता है, वेट बढ़ेगा तो थायराइड बढ़ेगा, और हार्मोन्स बीच में इम्बैलेंस हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो उसको चेक में रखने के लिए अब डाइट, अब मेडिसिन भी तभी काम करेगी ना अगर आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल ठीक है। मैम आप किन इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करते हो थायराइड को कंटेन करने के लिए? ऐसा कभी कुछ नहीं होता कि हमें देखो शुगर के लिए अगर डायबिटीज़ है तो मैं कह दूंगी ठीक है मीठा नहीं खाना, ये चीज़ें नहीं खानी। थायराइड में क्या होता है, ऐसा कुछ ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जो आपने नहीं खानी, सिर्फ थोड़ी सी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं जो हमें लिमिट में रखनी होती हैं, जैसे हमारी गोभी है, ब्रोकली है, कैबेज है, सारी ये वाली चीज़ें, पीनट्स हैं, सोया है। कौन सी होती है, क्या टाइप बोली आपने? क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, पत्ते वाली जो ना, ठीक है ना, एंड उसमें हमने सिर्फ उनको ध्यान में रखना होता है, जैसे गोभी होती है ना, ब्रोकली, इन सब में क्योंकि इनमें गाइट्रोजन्स होते हैं, तो वो लेकिन गाइट्रोजन्स किल हो जाते हैं अगर हम उन्हें अच्छे से पका लें, तो इसलिए उसका इफेक्ट कम हो गया। एंड सेकेंडली आपको आजकल जो ट्रेंड चला हुआ ना सेंधा नमक खाने का, या तो कहते हैं कि वो थायराइड में नहीं खाना, थायराइड में आपको नॉर्मल नमक खाना है, वाइट वाला जिसमें आयोडीन मिक्स है, ठीक है ना। आयोडीन कुछ वेजिटेबल से भी मिलता है बट कम मिलता है, इसीलिए हमें जो मिक्स्ड वाला इसीलिए गवर्नमेंट ने इतने साल पहले मिक्स ही कर दिया था कि तुम्हें आयोडीन वाला ही नमक मिलेगा। और आपको रीज़न पता हो, जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई तो उसके बाद गोइटर के बहुत ज़्यादा केसेस आए थे कंट्री में, ये गला इतना बड़ा बड़ा हो जाता था, आपने छोटे छोटे बुक्स में पढ़ा होगा। मम्स बोलते थे कि मम्स कुछ और नहीं, मम्स कुछ और होता है, जैसे गोइटर। तो वो इतना थायराइड ग्लैंड होता है ना, वो स्वेल हो जाता है, तो वो स्वेल हो जाता था। तो जब इसका पता लगा कि ओके आयोडीन कम जा रही है बॉडी में, अब आयोडीन किसी खाने में होती नहीं ज़्यादा, उस चक्कर में फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, उन्होंने मास ड्राइव चलाई कि नमक तो सब खाते हैं, नमक में उठा के आयोडीन मिला दी गई, तो उससे कंट्रोल में आ गया। लेकिन आजकल हम ट्रेंडिंग पीपल थोड़ा सा वो वाला कम खाना शुरू हो जाते हैं कि रॉक सॉल्ट खाएं, है ना, पिंक सॉल्ट खाएं, तो उसके चक्कर में आयोडीन कम होती है। तो हमें जिनको स्पेशली थायराइड लेवल्स रहते हैं वो प्रेफर कि आप नॉर्मल वाला नमक खाओ और नॉर्मल खाना खाओ। थायराइड को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम पे खाना। हम आज 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कल 12 बजे कर रहे हैं, परसों स्किप कर रहे हैं, लंच का कभी टाइम है कभी नहीं है, कभी 3 बजे लंच हो रहा है, कभी 5 बजे हो रहा है, उससे हमारा थायराइड फ्लक्चुएट होगा ही होगा। हमारी बॉडी उस चीज़ में चल ही नहीं पाती है कि जब उसको समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ चल क्या रहा है, मुझे कल किस टाइम पे खाना मिलने वाला है, तब हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है। तो इसलिए थायराइड में हम सबको बोलते हैं एक अपना शेड्यूल ज़रूर पैटर्न बनाओ ताकि आप उसी हिसाब से चलो, आपके कंट्रोल आने शुरू हो जाता है। स्लीप का भी ऐसे ही होता है, अगर आप एक कार्डेशियन रिदम होती Exactly. है तो वैसे एक बॉडी का पैटर्न होता है, तो उसे फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो आपका सारा इम्बैलेंस हो जाएगा। मैम जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन इंडिया में बढ़ी जा रहा है, वैसे वैसे आपको नहीं लगता कि लोग बीमार ज़्यादा होंगे? देखो बीमार का तो ये है, अकेला वेस्टर्नाइजेशन से नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे चल रही हैं।
पैकेट फूड ज़्यादा हो गया है ना, हम लोग प्रोसेस्ड फूड बहुत खाने लग गए हैं। किसी को चिकन खाना है, उनको लगता है चिकन है या सलामी है, दैट्स द सेम थिंग ना, नॉन वेज ही खाना है। बट चिकन फ्रेश खा रहे हो, दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग। अगर सलामी सॉसेजेस खा रहे हो, वो प्रोसेस्ड में आ जाएगा, बहुत प्रिजर्वेटिव्स बहुत हैं। हाँ, तो वो चीज़ बिल्कुल अलग है। आगे हमारे टाइम पे अब हमारे वेस्टर्नाइजेशन क्या है कि हमें यहाँ पे सब कुछ पैकेट फूड की आदत पड़ गई। हमारी कंट्री कभी भी वैसी नहीं थी। हमारी कंट्री में हर चीज़ घर पे बना करती थी। हमारे घर पे हमें कभी भी ये नहीं होता था कि आपको मार्केट से लेके डब्बा आके खोलना है तो फिर आपने यूज़ करना है। तो ये जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, हमारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। जितना जोमेटो स्विगी का बिजनेस होगा, उतना हमारा और डॉक्टर्स का भी होगा। सो वो डायरेक्टली मार्केटिंग कर रहे हाँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है ना। सो अब प्रॉब्लम ये है ना कि हमें अच्छा लगता है बिजनेस, बट प्रॉब्लम ये है कि हमसे लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स देखी भी नहीं जाती। अपनी ऐसी ऐसी बीमारियां, जब मैं शायद 24 ईयर्स बैक मैं पढ़ रही थी, मैंने इतनी ऐसी बीमारियां मैंने सुनी भी नहीं थी उस टाइम। लेकिन अब वो बीमारियां ऐसी ऐसी कॉमन है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। उस टाइम मुश्किल से इक्का दुक्का केस आते होंगे, लेकिन अब तो एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन इज हैविंग दैट प्रॉब्लम। थायराइड से मैम वेट गेन होता है सिर्फ और सिर्फ, या फिर लूज भी होता है लोगों को? दो अलग थायराइड होता है ना, हाइपरथायराइड एंड हाइपोथायराइड। ओके हाइपरथायराइड से गेन होता है, हाइपो से कम होता है। ओके सो दे आर बोथ द डिफरेंट थिंग्स। ओके, बट द लाइक वो थायराइड ही कहेंगे हम उसे? हाँ, थायराइड ही कहते हैं ओके बट दे आर बोथ डिफरेंट थायराइड्स। ओके हाँ, उनकी मेडिकेशन भी अलग है, उनका ट्रीटमेंट भी अलग है। दे आर बोथ डिफरेंट वंस। अच्छी स्किन मेंटेन करने के लिए टॉप 3 फूड्स क्या रेकमेंड करोगे हमारी ऑडियंस को? टॉप 3 कभी भी नहीं होते। आपको सारा डाइट ही ठीक करना पड़ता है, जिसमें प्रॉपर आपके एंटीऑक्सीडेंट्स आए, बिकॉज स्किन है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, तभी स्किन ग्लो करेगी। जब तक पानी पूरा नहीं पियोगे, स्किन नहीं ग्लो करेगी। फिर हम इन्फ्लामेटरी फूड्स हमें अवॉइड करने हैं, जिसमें मेजरली डेयरी आती है। वही 3 वाइट चीज़ें आ गई फिर से, ठीक है ना। इसमें डेयरी में भी मेजरली मिल्क अवॉइड करवाते हैं, नॉट द कर्ड और पनीर, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है तब, अदरवाइज नॉर्मल स्किन के लिए अगर आपको ग्लो करानी है, आप पी सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन मेजरली आपको अगर चीनी बहुत खाते हो या बहुत ज़्यादा प्रोसेस जैसे चिप्स खा रहे हैं, है ना, पैकेट में से ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उससे वो स्किन पे नज़र आएगा। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, उन जैसे ही हम उनका स्पेशली जब प्री वेडिंग के लिए आते हैं, जब उन्हें स्पेशली स्किन चाहिए होती है, तब हमें आते ही हम उनका सिर्फ एक दो चीज़ें बंद करवाते हैं एंड 2-3 चीज़ें हम ऐड ऑन करते हैं। महीने में ही उनके स्किन में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। एक्ने आने बंद हो गए, फेस ग्लो करना शुरू हो गया। और अब वैसे भी वेट लॉस में भी जो क्लाइंट्स आते हैं, जब हम उनका खाना अच्छा करते हैं, मेजरली देखो अब लोगों को ना ये बड़ा मिथ है कि अगर हम लोग डाइट करेंगे ना, हमारा फेस डाउन हो जाएगा या ग्लो कम हो जाएगा। लेकिन जब हम अपने क्लाइंट्स को डाइट करवाते हैं ना, उनका फेस ग्लो करता है एंड वो बेटर फील करते हैं। रीज़न 2 तरह की डाइट होती है ना, एक तो आप भूखे रह के कर रहे हो, एक आप हेल्दी खा के कर रहे हो। अगर आप भूखे रह के करोगे, मील स्किप करोगे, फैट डाइट करोगे कोई, तो उससे तो ग्लो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर खाना सारा अच्छा खा के कर रहे हो, तो वो ग्लो भी करेगा। एंड बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आती है वेट गेन के साथ कि आपका स्किन डार्क होनी शुरू हो जाती है। अगर आपने काफ़ी लोगों के देखा होगा, नेक डार्क हो रही है या ये चीज़ें डार्क होनी शुरू हो जाती हैं, तो जैसे ही आपका बॉडी फैट नॉर्मल आना शुरू होता है, वो वापस आ जाता है, आपका स्किन टोन वापस आनी शुरू हो जाती है। मिल्क कोई अल्टरनेटिव भी है मैम? जैसे इसमें 9 अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल होते हैं सर, तो वो उसका कोई अल्टरनेटिव है? मिल्क, देखो, मिल्क इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉडी, ठीक है। अगर किसी को सूट करता है, गो हेड, पीते जाओ। लेकिन अगर किसी को सूट नहीं कर रहा, उनके गट इश्यूज आ रहे हैं, उनके स्किन इश्यूज आ रहे हैं, वो ज़्यादा नुकसान करेगा पीने से। जिनको डाइजेस्ट नहीं होता, जिनका पेट खराब हो जाता है मिल्क पीने से, आप सोचो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, हमारा गट ही खराब हो गया, तो वो अमाइनो एसिड्स जाएंगे कहाँ? इससे बेटर तो सो बेटर मत पाओ।
और बहुत कुछ है, आप आमंड मिल्क बना सकते हो घर पे। अगर किसी को मिल्क की एडिक्शन है कि मुझे वाइट मिल्क ही चाहिए, घर पे आमंड मिल्क, ओट मिल्क, आजकल बहुत सारे मिल्क ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं हमारे पास, पर घर पे बनाने, मार्केट वाले नहीं लेने। क्योंकि वहाँ पे आमंड मिल्क के नाम पे 5% आमंड होएगा, बाकी सब वाटर होगा। क्या फायदा उस चीज का? फिर घर पे बनाते हैं ना। वो भी पता नहीं क्या, कौन सा एक्सट्रैक्ट है, क्या हाँ, है क्या उसमें। प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं, Yes. कुछ पता नहीं। एंड मैम मेटाबॉलिज्म जो है, जिनका फास्ट होता है तो उनको कुछ वेट लूज करने की प्रॉब्लम नहीं होती, लाइक बॉडी इज वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो अब मेटाबॉलिज्म बड़े सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि समझो जिनका हाई है उनको वो घी भी खा लेंगे, उनको मोटे नहीं होंगे, और जिनका लो है वो बेचारे पानी पी के भी मोटे होते हैं। सो वो जेनेटिकली मिलता है सबको, ठीक है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर किसी का स्लो है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसे हाई करने के लिए। उसे ठीक कर, हाई नहीं कहूँगी, उतना तो वो भी नहीं पहुँच सकते जितना जिनका हाई होता है, उतना नहीं कभी भी पहुँच पाएगा, लेकिन हाँ उतना नॉर्मल, ताकि आप अपना वेट लॉस कर सको। फर्स्ट आपको अपना खाने पे ध्यान रखना पड़ेगा। यू कांट स्किप योर मील्स। आप जब अपनी मील को स्किप करोगे, हमारा मेटाबॉलिज्म क्रैश करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे लोग खाना नहीं खाते, ठीक है ना, मील स्किप करनी शुरू कर देते हैं। आज ज़्यादा खा लिया तो सोचते हैं चल कोई ना, आज रात को लेट हो गया ना तो कल सुबह 2 बजे से शुरू कर लूँगा। ऐसे नहीं होता। दैट इज़ नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक तरीका होता था, ठीक है ना। तो अगर आप मील स्किप करते हो, आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश करता है। अगर आप अपने 3 मेजर मील्स एंड 2 स्मॉलर मील्स प्रॉपरली लेने शुरू कर दोगे, आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो जाए। देन सेकेंड इज योर एक्सरसाइज। अगर आप अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज रख रहे हो, बी इट अ कार्डियो एंड अ स्ट्रेंथ, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। देन थर्ड इज योर स्लीप। आप अगर नींद प्रॉपर ले रहे हो, आपके आवर्स पूरे हो रहे हैं, आपका सब ठीक चल रहा है एंड स्ट्रेस फ्री सो रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। तो आप सजेस्ट नहीं करोगे इंटरमिटेंट फास्टिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वी डू गिव इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब मेरा लाइफ पैटर्न अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, आपकी बॉडी अलग तरह रिएक्ट कर सकती है, इनकी बॉडी अलग तरह रिएक्ट कर सकती है। सो वन रूल, वन काइंड ऑफ अ डाइट वी कांट अप्लाई टू एवरीवन। अब जिनके बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ स्केड्यूल होता है, जिनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, दे कांट फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो इतने भूखे नहीं रह सकते, और हमें रखना भी नहीं है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म क्रैश करेगा। हाँ, आजकल उन बच्चों के लिए बड़ी अच्छी है इंटरमिटेंट फास्टिंग जो उठते 12 बजे। सीरियसली, वो 12 बजे उठेंगे, आराम से 1 बजे शुरू करेंगे, 2 बजे शुरू करेंगे, शाम को 8-9 बजे ख़त्म करेंगे, चल जाएगा। फिर उनका खाना भी रात को लेट होता है। हाँ, लेकिन अब उन लोगों के लिए नहीं है ना जो सुबह 5 बजे उठते हैं और रात को 11 बजे सोते हैं। हाउ दे विल मैनेज? वो तो हो ही नहीं पाता। तो दैट इज जो लेडीज में व्रत रखती हैं तो वो एडवाइजेबल है या नहीं? देखो, जो वो तो सुबह उठती हैं 4 बजे उठकर वो तभी अपना मील इंटेक करती हैं, उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं लेती, तो वो एडवाइजेबल है? फास्टिंग हमारे कल्चर में शुरू से थी। दैट इज टू गिव अ रेस्ट टू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। वो बहुत अलग चीज़ है। लेकिन आजकल की फास्टिंग बड़ी अलग हो गई है। नवरात्रास में फास्टिंग देख लो, है ना। अब नवरात्रास में फास्टिंग थी कि ईट वंस एंड नॉट द वीट, है ना, गेहूं भी नहीं खाना और रेस्ट देना है और एक टाइम खाना खाना है। बट आजकल मार्केट में वो नवरात्रे वाले चिप्स और वो सब फ्राइड खा खा के डाइजेशन की और बैंड बजा देते हैं। हाँ, चकली वकली सब, है ना, वो वाले चिप्स मिलते हैं और पता नहीं क्या क्या है। सो वो सारा का सारा खराब हो जाता है। बट इफ़ यू फास्ट इन अ प्रॉपर वे, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फास्ट, है ना। ताकि दिन में आप एक बार खाते हो, दैट इज़ योर फास्टिंग। दिन में आप नमक नहीं खाते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ फास्टिंग। देन देयर इज़ अ ड्राई फास्टिंग, जो 2-2, 3-3 दिन आप कुछ भी नहीं खाते हो, पानी भी नहीं कई बार पीते हो। सो दैट इज़ जस्ट गिविंग अ रेस्ट टू योर बॉडी। और कई बार ज़रूरी होता है आपके डाइजेशन को रेस्ट देना। दैट इज़ नॉट स्किपिंग मील्स। स्किपिंग है, हम सुबह उठे, हमने आज सोचा आज तुम डाइट करेंगे, तो हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं,
ठीक है, लंच तक आते आते भूख लगती है, तो आसपास जो थोड़ा बहुत बना, चाहे सिर्फ सब्जी या दाल खा लेते हैं, है ना, तो या कोई सैलेड खा लेते हैं या फ्रूट खा लेते हैं, वो सिर्फ वो थोड़ा सा खाया, अब हो गया खत्म। शाम तक आते आते बैंड बज जाती है, तो बड़ी नॉर्मल है ना, क्योंकि दिमाग तो सिर्फ ये कह रहा था डाइट करनी है आज, है ना, उसने ये थोड़ा कहा आज फास्ट है। तो फिर शाम तक आते आते फिर सब कुछ आ जाता है, दाल मखनी, बटर चिकन, पिज्ज़ा, सब कुछ, देन यू एंड अप ईटिंग एवरीथिंग। फिर ये साइकिल तो अगले दिन फिर से शुरू होता है। तो दैट इज़ बैड। अब लोग मेजरली आके मुझे कहते हैं डाइट मैं कर सकते हैं, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बस रात की प्रॉब्लम है। अब कहते हैं प्रॉब्लम इसलिए रात की है क्योंकि आप दिन में नहीं खाते हो। अब आप सोचो, अगर हम चाहे कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं, या हम किसी कहीं पे वी आर वर्किंग, है ना, हम जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमें सारा दिन कोई काम ना मिले, हम सारा दिन अपने ऑफिस में बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, सारा दिन वेले बैठे हैं, हमें कोई काम नहीं है, या टीचर नहीं आई आज, कोई काम नहीं, जैसे छुट्टी होने वाली हो और उसी टाइम बहुत सारा काम आ जाए, अब करो, हम कितना इरिटेट होंगे कि यार ये कोई तरीका है। मैं सुबह 9 घंटे आई एम वेस्टिंग हेयर, अब मुझे बॉस कह रहा है अब काम करना है सारा का सारा, या टीचर कह रही है अब पढ़ाना शुरू करते हैं, तो कितना इरिटेशन होता है। सेम केस विद आवर डाइजेशन ना, हम सारा दिन उसको दे नहीं और रात को आके ये ले सब कुछ खा ले, वो कैसे बिहेव करेगा। तो मैम हाउ फ्रीक्वेंट शुड फास्टिंग, कितनी फ्रीक्वेंट करनी चाहिए? डिपेंड्स, है ना, अगर तो आपके कल्चर में है, बहुत सारे कल्चर्स में होती है, जैसे कोई मंडे के फास्ट हैं या ट्यूसडे के फास्ट हैं या फ्राइडे के फास्ट हैं, वंस अ वीक इज दैट टोटली फाइन। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जिस दिन आप फास्ट करते हो अगले दिन एकदम खाना नहीं शुरू करना। द सेकेंड डे ऑल्सो शुड बी अ लाइटर फास्ट। ये मोस्टली सारे लोग मिस कर देते हैं। हाँ, सारे सुबह उठते ही परांठे शुरू हो जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर अगले दिन अगर आज रेस्ट दिया है, अगले दिन भी तो उसे स्लो डाउन है ना, तो उसको धीरे धीरे करके खाना दे दो। अब अगर हमने चाइनीज़ के कल्चर में देखा, दे डू 8 to 10 डे फास्ट उनके होते हैं, और वो सिर्फ वाटर फास्ट होते हैं, वो कुछ नहीं खाते पीते, सिर्फ 8 दिन उन्होंने पानी पीना। बट व्हेन दे स्टार्ट, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट मेजरली उनको सिखाया जाता है कि उनको धीरे धीरे, है ना, पहले दिन सूप से, अगले दिन खिचड़ी पे, ऐसे ऐसे करके करना है। अब आप काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के लाइक यू गिव एक्सपर्ट एडवाइस टू देम, जैसे सुनंदा शर्मा हो गया और सोनू सूद वगैरह, आपने पढ़ा था, तो वो उनका कॉमन डिमांड क्या रहती है सेलिब्रिटी? देखो, दे ईट हेल्दी, दे लिटरली ईट हेल्दी, वो बड़ा अच्छा खाते हैं, अच्छी अपनी एक्सरसाइज करते हैं, एंड दे आर वेरी इजी पीपल टू डील विद, क्योंकि उनको तो पता तो है ही है। उनका बिजनेस इसी वजह से चल रहा है। यस, क्योंकि उनको पता है उन्हें क्या खाना है, उन्हें हेल्दी खाना है। तो हमारा काम होता है उनको प्लानिंग्स करके देना कि आपने जब जहाँ जा रहे हो क्या चीज़ें कैरी करनी है, या वहाँ पे जाके क्या बनवाना है। उनका काम हमारा तब बढ़ता है जब उनका कोई शूट आने वाला होता है, बिकॉज फिर हमारे पास टारगेट्स होते हैं, क्योंकि एवरी टाइम तो यू कांट मेंटेन दैट बॉडी ना। बट वो सिर्फ जो 2-3 महीने का जो टाइम गैप होता है जिसमें शूट्स आने वाले होते हैं उनके, देन यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर बॉडी। उन दिनों में हम उन पे थोड़ा सा काम ज़्यादा करते हैं, बट हम ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने खाना नहीं खाना, या यू नो आप मील्स मिस करो या आप स्किप करो, नहीं। मैम वो सेलेब्स हैं, वो ऑफ कोर्स पार्टीज में भी, बहुत पार्टीज में आना जाना हो, वहाँ कैसे वो अपना स्ट्रिक्टली स्टिक करते हैं शेड्यूल? दे ट्राई टू ईट हेल्दी देयर, और कम खाते हैं। आप मेजरली ये बड़ी सेलेब्स की पार्टी में चले जाओगे, सोशलाइट्स की पार्टी में चले जाओगे ना, खाना नहीं कोई खाता, खाना सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है। सीरियसली बता रही हूँ, खाना सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है, पीपल डोंट ईट। जब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात सुनाती हूँ, जब मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग ना 13 साल पहले, तब मैंने आपको बताया उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, मार्केटिंग कैसे होती है ना, न्यूज़पेपर में ऐड निकाल दी, होर्डिंग्स लगा दी, बस इतना ही था हमारे लिए। तो ना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम वर्ड ऑफ माउथ कैसे जाएगा, कि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लोग एक दूसरे को बताते नहीं थे कि वो ठीक कैसे होते हैं। अब पता है लोग छुपाते हैं ना कि मैं डाइट कर रहा हूँ या मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, है ना। स्पेशली लेडीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, है ना। सूट कहाँ से स्टिच कराया नहीं बताऊंगी, डाइट कहाँ से करी नहीं बताऊंगी, है ना। सो ये छुपाने वाली बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे पास। तो यहाँ तक हमारे पास केसेस आते थे, फ्रेंड्स एक दूसरे की गाड़ी तो पहचानती है ना, जैसे उनकी गाड़ी खड़ी होती है, मैं फ़ोन आया था, ये चली जाए ना मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगी।
सो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये काम कैसे होएगा, ऐसे तो हमारे काम नहीं पड़ेगा, मतलब लोग बताएंगे नहीं एक दूसरे को, हम कितनी को एड्स कर लेंगे. सो धीरे धीरे करके हमने इस कल्चर को डेवलप किया. 2 या 3 साल के अंदर अंदर ही ना पीपल स्टार्टेड फ्लॉन्टिंग कि नहीं मैं नहीं खा सकती, मैं तो डाइट पे हूँ, है ना. एंड फिर किससे डाइट ले रहे हो? ओके, फिर देन यू गेट अ ब्रांड, है ना, कि नहीं मैं तो वहाँ से डाइट ले रही हूँ, तो आई एम ऑन अ डाइट. फिर देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग दिस पार्ट. यार शुक्र है इस चीज़ को अब एक स्टेटस सिंबल ले लिया गया, अब तो ये बढ़ जाएगा. क्योंकि जहाँ पे पंजाबीज या दिल्लीहाइट्स अगर आप उस चीज़ को स्टेटस सिंबल ले लेना, फिर आप उसे बड़े अच्छे से ग्रो कर सकते हो, है ना. फिर हमें समझ आया, और हम बड़े प्राउडली कहते हैं हमने ना पंजाब में ये कल्चर चेंज कर दिया कि हम लोग प्राउडली बोल पाते हैं कि मैं डाइट. तो ऐसे ही होता है. अब वो लेडीज जब सोशल फंक्शंस पे जाती हैं या किसी पार्टीज पे जाती हैं, डोंट ईट, लाइक ना मैं डाइट कर रही हूँ. ये सही है. क्योंकि आगे लोग छुपाते बहुत है, अभी भी है, बहुत सारी सोसाइटीज में होता है. हाई मैं जाके क्या बोलूँगी कि मैं डाइट कर रही हूँ, फिर लोग मुझे बोलेंगे तो मैं क्या खा लूँ. तो है काफ़ी जगह पे. हमारे पंजाबीज की ना, वैसे तो इंडियंस का ही है ये इशू, मतलब अगर आप जंक नहीं खा रहे हो ना तो आप डाइट पे हो, ठीक है ना. आपके आगे समोसा आ गया, आप समोसा सर्व कर रहे हो, आपको वो कहेंगे समोसा खा लो, आपको कि नहीं मैं नहीं खा रहा. ओह डाइट पे हो? अरे नहीं मतलब मैंने जंक नहीं खाना, मतलब जंक नहीं. अब जंक एक वो हो गया है कि अगर आपने जंक नहीं खाना तो आप डाइट पे. यार नहीं, वी आर चूजिंग हेल्दी थिंग्स, इट्स नॉट दैट वी आर ऑन अ डाइट. तो वो डाइट को ना बहुत बड़ा टैबू सा बना लिया गया कि अगर आप कुछ ऐसा नहीं खा रहे हो तो आप डाइट पे हो. तो मैम स्पेशली कोविड के बाद हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री बूम है पूरा. अब जिम्स और स्पोर्ट्स भी, उनमें भी बूम है क्योंकि वो भी एक सेगमेंट ही है उनका. अब जिम में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैक्सिमम जो लोग जाते हैं, हम जी जिम लगा लिया हमने, पर हम घर जाएंगे और कुछ भी खाएंगे. बहुत सारे लोग तो रोज ड्रिंक भी करेंगे शाम को, बस उनको बहाना मिल जाता है जी हम तो जिम जाते हैं, हम तो फिट होंगे, पर 2 महीने बाद उसी ट्रेनर को पकड़ लेंगे भी मेरा तो वेट नहीं कम हुआ. तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, आप जितना मर्जी जिम कर लो, अगर आपने अपनी डाइट अच्छी नहीं रखी तो जिम ज़ीरो है. ज़ीरो. आई एम नॉट सेइंग कि ख़त्म हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, बट आप हमारी जितना भी जिम होता है दैट इज़ 20% ऑफ एक्सरसाइज एंड 80% डाइट. डाइट तभी वर्क करती है अगर आपकी बॉडी ठीक है. लेकिन अब आप ये सोचो कि आप 500 to 700 कैलोरीज बर्न करके आए हो, घर आके आप 1500 से 4000 तक कैलोरीज खा रहे हो, वो कहाँ पे जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना. हम सिर्फ वहाँ पे कैलोरी बर्निंग देख लेते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं देखते हम खा की तरह, क्योंकि वो तो हमने मेजर नहीं कर रहे ना. तो मेजरली वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो वेट तो जाएगा ही नहीं. लेकिन अगर कोई जिम कर रहा है, उसका एटलीस्ट उसको इतना बेनिफिट मिलता है ताकि उसके हेल्थ इश्यूज 20-30% कम हो जाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो एक्सरसाइज तो कर ही रहा है ना, उसका मेटाबॉलिज्म तो हाई है ना. लेकिन अगर वो डाइट साथ में कर लेगा तो सोचो कितना फ़र्क होगा. यही बात थी कि 20 ईयर्स पहले ना जिम्स का एकदम बहुत ट्रेंड था, लेकिन उस टाइम डाइट का नहीं था. तो जिम ट्रेनर्स ही बोल देते थे अच्छा खाना नहीं खाना, जिम करने के बाद गए हो ना खाना नहीं खाना, तो वो अलग तरह का ट्रेंड था. बट नाउ डाइट एंड एक्सरसाइज गोज हैंड इन हैंड. अब लोग बहुत सारे हमारे पास आते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का, जिम जाने का, तो मैं कहते मत जाओ, इट्स ओके, वॉक कर लो, घर पे वर्कआउट कर लो, आप डांस कर लो, घर पे कुछ योगा कर लो, बट एटलीस्ट अपनी बॉडी को हिलाओ. कुछ नहीं हो रहा, कम से कम 5-7 हज़ार स्टेप 1000 स्टेप्स वॉक ही कर लो, तो उसी से ही फर्क पड़ना शुरू हो जाता है. मैम उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे जो रोज डेली ड्रिंकर्स हैं, उनका क्या होने वाले टाइम में? देखो पता लग रहा होगा देखो, जो डेली ड्रिंक करते हैं ना, वो कभी अपने ब्लड टेस्ट नहीं कराते. उनको जब हम कहते हैं ना ब्लड, ओ नहीं पता ही है मैम, आज एक काम करते हैं नवरात्रे तो बाद टेस्ट करावांगे, क्यों 9 दिन छड़नी है ना, फिर ठीक हो जाएगा, फिर घर दे सारे थोड़े ठीक जा फील करेंगे. और जो बॉडी में है आप उसको कैसे गायब कर दोगे? इट वॉन्ट हेल्प. बट टेस्ट तो करवाओ, अपने अंदर जानो तो सही है क्या. हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हेल्थ पे पैसा नहीं लगाना, बीमारी पे लगाना है.
जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब डॉक्टर्स के पास भागेंगे, फिर डॉक्टर्स मेडिसिन देंगे और बोलेंगे जाके अपना डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करो, फिर आएंगे। वो तो सिम्टम ही ट्रीट करेंगे ना, हाँ, कॉज तो ट्रीट करेंगे बिल्कुल, नहीं। कभी भी रूट कॉज ट्रीट हो ही नहीं सकता। अब देखो एसिडिटी की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एसिडिटी, गट का इशू, ब्लोटिंग होना, वाटर टेंशन होना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर किसी को है ना, उसी को पता है। उसी को बताइए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास अपनी जाके एसिडिटी लेके जाते हो कि मुझे हाइपर एसिडिटी हो रही है या रिफ्लक्स हो रहा है या मुझे कॉन्स्टिपेशन है, डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन ही लिख सकते। देखो उनके पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो पूछने बैठे भाई सुबह खाते क्या हो। लेकिन जब हमारे पास क्लाइंट एसिडिटी लेके आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं अच्छा डाइट देते हैं, कहते हैं मैम मेरी एसिडिटी बहुत है। मैं कहती हूँ ये तो 10 दिन में चली जाएगी, अगली प्रॉब्लम में था, क्योंकि ये हमने तो उनकी मेडिसिन भी बंद करवानी है। हमारा काम, डाइट का काम होता है मेडिसिन को टेपर करा के हर प्रॉब्लम को रिवर्स करना, क्योंकि फूड ऐसी चीज़ है जो खा रहे हो वो बाहर आएगा ही आएगा किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है ना, आपके हेल्थ पे नजर आएगा। सो एसिडिटी के साथ क्या होता है कि आप अगर आपने फूड स्किप कर रहे हो, एक्स्ट्रा स्पाइसी खा रहे हो, रात को लेट नाइट खा रहे हो, हेवी फूड खा रहे हो, एसिडिटी रहनी है। अब डॉक्टर तो ये ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे ही उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा टेपर करते हैं, उनके 10 दिन के अंदर अंदर एसिडिटी ठीक हो जाते हैं। मैम मैंने अक्सर देखे हैं, कई लोग होते हैं जिनकी आर्म स्लिम होंगी, लेग स्लिम होंगी, सारी बॉडी स्लिम होगी, बस बेली पे फैट होता है। मेल्स का इशू ही यही होता है कि बेली फैट आ जाता है। हर बंदे की बॉडी टाइप होती है, लेडीज़ की बॉडी टाइप बहुत अलग होती है, उनका फैट अलग अलग तरह जगह डिपॉजिट हो सकता है, लेकिन मेल्स का मेजरली यही होता है कि उनका बेली फैट आता है। उसका रीज़न ये है, इधर ड्रिंकिंग, इफ दे आर ड्रिंकिंग मोर, तभी उसे बियर बेली बोला जाता है, ठीक है ना, इफ दे आर ड्रिंकिंग मोर, और इफ दे आर मोर ऑफ सिटिंग जॉब, क्योंकि वो बैठे हुए। लेडीज़ का क्यों नहीं इतना यहाँ पे आता, क्योंकि लेडीज़ घर पे जो काम, अगर वो होम मेकर्स भी हैं, दे वर्क अ लॉट, है ना, काम तो चलता ही रहता है ना, कि वो काम कर रही हैं, कभी किचन में चलना फिरना बच्चों के लिए। लेकिन मेजरली मेल्स का क्या होता है, दे आर सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत लंबे लंबे टाइम, 10-10 घंटे बैठना, उसके चक्कर है, और बैठे बैठे खाते रहना एंड ओवर ईट करना, उसके कारण बेली फैट आना शुरू हो जाता है। तो ये, और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बस फिर वो बियर बेली बन जाती है। मैम आप थोड़ा, अब हम इसको छोड़कर दिस डाइट एंड आपका इंस्टाग्राम से मैम आप कितना बिजनेस अर्न करते, कुछ नंबर्स हैं, कुछ बता सकते हैं हमें? ऐसा हम लोगों ने कभी डाटा नहीं बनाया, लेकिन देखो इंस्टाग्राम आज की डेट में बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट करके देता है आपको, ठीक है। अब हमें बहुत ज़्यादा कोलैब्स आती हैं, मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स कोलैब्स से बिजनेस जनरेट करते हैं, बट वी डोंट। हम लोग मैं कोलैब्स नहीं ले पाती हूँ, बहुत रेयर कोलैब्स अगर आपने मेरे पेज पे देखी होंगी, बड़ी मुश्किल से उसका क्या 2-4 महीने में एक होते हैं। व्हेन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, आई कांट प्रमोट द प्रोडक्ट। बड़ा सिंपल है, और मेरा तरीका थोड़े डिफरेंट होता है। मैं कहती हूँ अच्छा कंपनी ने, वो कहते हैं अच्छा हमें ये प्रोडक्ट, स्लिमिंग प्रोडक्ट कराना है, आधे तो हमारे पास वही आते हैं, तो मैं अपनी डाइट से स्लिम कर सकती हूँ, तो मैं तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों प्रमोट करूँगी, बिल्कुल है ना। फिर हमारे पास अगर कोई और ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं कहती हूँ रख भेज दो, महीना आई विल डू द ट्रायल्स, देन आई विल प्रमोट इट, अगर मुझे अच्छा लगा तो। अब ऐसा कोई कंपनी मानती नहीं है। अब मुझे बिना, क्योंकि मुझे है, देखो माय मेन जॉब इज टू सर्व द क्लाइंट्स, ठीक है ना, मुझे उनको ठीक करना मेरा काम है। अगर मैं उन्हें कोई गलत प्रोडक्ट दे के उनको, अगर वो उनको में गड़बड़ हो जाती है, या मैं कुछ सिर्फ मार्केटिंग के चक्कर में वो प्रोडक्ट बेच रही हूँ, तो फिर वो मार्केटिंग गाइज और मेरे में फ़र्क क्या रह गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। तो इसलिए आई डू वेरी रेयर वंस, कि मुझे जो लगता है हाँ इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ नॉर्मल प्रोडक्ट, आई कैन डू दैट, नहीं तो हम नहीं कर पाते हैं। मैम इस समय मार्केट में टॉप गिमिक प्रोडक्ट क्या है, मतलब जो आपको लगता है क्या है, मतलब बिल्कुल यार लोगों को मतलब बुद्धू बना रहे हैं वेट लॉस के लिए ना, है ना, जितनी स्लिमिंग टीज आती हैं, शेक्स आते हैं, स्लिमिंग पाउडर्स आते हैं, ऑल आर गिमिक्स। खाना छुड़वा के आपको बोलेंगे वो ले लो, जहाँ पे आपने 300 या 400 या 500 कैलोरीज का एक मील खाना है, उसकी जगह आपको 200 का कैलोरीज का वो दे दिया जाएगा, वेट लॉस अपने आप हो जाना। वो मैम ये स्लिमिंग बेल्ट्स आती हैं कुछ, ये भी सारा केमिकल और क्या, पता क्या इस टाइम ना आप बोलो ना,
आज आप बाबा बन के बैठ जाओ और आप बोलो मैं वेट लॉस करा सकता हूँ, आपके बाहर हजारों की लाइन लग जाएगी। ठीक है ना, मेरे पास एक जादू की छड़ी है और मैं आपको वेट लॉस करा सकता हूँ। अब सोचो आप एक्चुअल में आप उस चीज़ का बिजनेस बहुत बड़ा है। जिस चीज़ के आगे आप वेट लॉस लगा दोगे वो चलने शुरू हो जाती है और वेट लॉस के साथ बिना काम किए, बिना काम के। वो ज्यादा और ऊपर से कह दो नो डाइट नो एक्सरसाइज, है ना, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपका वेट लॉस हो जाएगा। लोग आ जाते हैं। पर वैसे लोग सस्टेन नहीं ना कर पाते तब होंगे। हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर सोचो अगर दुनिया में ऐसा कोई मैजिक है तो हम इतनी ओबेसिटी क्यों है? अब जब दुनिया में प्रॉब्लम थी कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे हम लोग, है ना, कि फोन्स थे लेकिन प्रॉब्लम आती थी, जब से व्हाट्सएप आया सारी दुनिया ने चलाना शुरू कर दिया, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई ना। पहले मेल्स आई थी, व्हाट्सएप आया, अब हर ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया, बात खत्म हो गई ना। अगर ऐसी ही कोई हमें दे दे कि इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो फिर तो वो फायर की तरह जाएगा ना हर तरफ, फिर तो बहुत ईजी है, फिर तो सारी दुनिया में खत्म हो जाना चाहिए फैट, बट ऐसा नहीं है ना। आप पर्सनल क्या फॉलो करते हो, क्या डाइट फॉलो करते हो? देखो इट्स अ लाइफस्टाइल, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉपर एक मेरा पैटर्न होता है जिसमें मुझे फॉलो करना है, जैसे हम लोगों को देते हैं, मतलब लोगों का भी हम डाइट को लाइफस्टाइल ही बनाते हैं, क्योंकि हमारा फंडा बहुत अलग है कि हमारा चीज़ है कि हम कस्टमाइजेशन के ऊपर काम करते हैं। जैसा आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल है, आपको वैसा ही खाना है सारी उम्र के लिए। तो सेम केस विद मी, अगर मेरा जैसा डाइट और लाइफस्टाइल है, मेरे घर का जैसा सिस्टम है, तो आई ट्राई टू ईट इन दैट वे, ठीक है ना। अगर आप उसी को अच्छे से खाते हो और उसी को अच्छे से फॉलो करते हो, तो अगर उसके बीच में भी अगर आप 1 या 2 या मैक्सिमम 3 दिन भी आउटिंग कर लेते हो या बाहर का कुछ खा लेते हो, तो इफेक्ट नहीं करता। हमारे हफ्ते में अगर हम लोग सोचें, हमारे एक दिन में कितने मील्स होते हैं? 3। हफ्ते में 21। तो 21 में से अगर हम 3 खराब भी करते हैं, तो फोकस किस पे करना चाहिए हमें? बाकी के 18 पे, बस। और लोग ये सोचते थे ओ मेरी तो आउटिंग बड़ी है, मेरे से तो डाइट ही नहीं होनी। पर मैम आपको कोई अगर कोई सर्व कर रहा है, कोई आप किसी रिलेटिव पर गए, वो तो डरते होंगे आप बहुत। अरे बहुत 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 सीरियसली वो तो सर्व ही नहीं करते हैं। मैं तो आधी जगह से भूखे वापस आती हूँ, उनको लगता है ये तो कुछ खाएगी नहीं। मैं पूछ तो लिया करूँ यार, हो सकता है मेरा मन ही हो एक पिज्जा स्लाइस खाने का। So people don't even serve me आजकल तो। यार हम सब कुछ खाते हैं, it's just eating in a proportional manner। ऐसा नहीं है आपको बाहर जाके नहीं खाना, है ना। अगर बाहर जाके आप पिज्जा खा रहे हो या पास्ता खा रहे हो, दैट इज अ वाइट फ्लावर, बट हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तब इतना इशू नहीं आता, आपकी हेल्थ पे इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं होएगा। इम्पैक्ट तब होता है जब आप रोज खाते हो, रोज आपका बिल आता है जोमेटो स्विगी का, तब प्रॉब्लम है। या रोज आप शाम को जैसे बच्चे कैंटीन में चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, है ना, तब वहाँ पे प्रॉब्लम है। जब वो लाइफस्टाइल बन जाता है। एग्जैक्टली। हम लोग कहते हैं कि भी अगर आप चले गए एक बारी डाइटिशियन के पास, तो आप हमेशा के लिए वो एक बन जाएगा कि आपको जाना ही जाना है। ये सही है कि गलत? देखो प्रेफर आप बिल्कुल आपकी चॉइस है, आप हमेशा डाइटिशियन के पास रहना चाहते हो कि डॉक्टर के पास। ठीक है ना। अब अगर आप हेल्दी खा रहे हो, नहीं हम ये नहीं कहेंगे आप हमेशा हमारे पास रहो, हमें आपको सिखाना है कि खाना कैसे है। अगर तो आप अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आप सीख गए तो आपको जरूरत नहीं है ना एक्स्ट्रा ट्यूशंस की। अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, अब आप 3-4 महीने के बाद अच्छे से डाइट करते हो, फिर थोड़ी देर सस्टेन करते हो, फिर खराब कर देते हो, देन फिर आपको दोबारा एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते। हाँ, सो हमारे पास ना जैसे अभी 13 इयर्स मैंने कहा हमें स्टार्ट हो गया है ना, सो हमारे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पिछले 12-13 साल से हमारे साथ हैं। अब ये नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आई खाना कैसे है, ये होता है कई बारी साल में 1-2 बारी गड़बड़ हो गई तो वो दोबारा वापस आ जाते हैं। ने डू इट फॉर 6-7 महीने किया, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, फिर चले गए, फिर वापस आ गए। तो एंड कुछ लोग हैं जो कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं। उसके साथ क्या होता है, समटाइम्स सम पीपल गेट इन अ हैबिट कि चलो हमें बना बनाया मेन्यू तो मिल रहा है ना, हमें ये तो पता है मैं रोज खाना क्या है, हमें सोचना तो नहीं पड़ रहा। तो ये बहुत फर्क होता है। सम पीपल हैव द हेल्थ इश्यूज,
इसलिए वो हमारे पास रहते हैं। हमारे पास अब जैसे CKD के पेशेंट्स हैं ना, जिन किडनीज के इश्यूज हैं, अब वो अपने आप वो नहीं मैनेज कर पाएंगे, उनका क्रेटिनाइन बढ़ जाएगा अगर वो कुछ भी गड़बड़ करेंगे। तो वो कितने सालों सब कैसे कितने इशू पेशेंट्स हैं जो हमारे पास चलते रहते हैं। ऐसे डायबिटीज़ के हैं, ऐसे ही हाइपरटेंशन के हैं, यूरिक एसिड के। तो इससे क्या होता है कि एटलीस्ट उनकी दवाइयों का खर्चा नहीं पड़ रहा। हाँ ये भी है। ठीक है ना, हमने तो उनकी मेडिसिन, अब हमारे पास कितने क्लाइंट्स हैं जिनका हमने इंसुलिन बंद करा दी। अब सोचो इंसुलिन का कितना खर्चा पड़ता है महीने का। अगर वो खर्चा, और ऊपर से प्रॉब्लम तो है ना, उसके साइड इफेक्ट्स तो हैं, है ना कहीं बॉडी खराब करिए। अगर वो बंद करके आप अपनी एक्सरसाइज या अपने हेल्थ पे खर्चा कर रहे हो, दैट इज अ गुड पार्ट ना। हम ये कहते हैं। आपको नहीं लगता मैम गवर्नमेंट को और स्टेप्स, मेजर स्टेप्स लेने चाहिए अच्छा गवर्नमेंट, लाइफस्टाइल हाँ प्रमोट करने गवर्नमेंट, हम इतनी पॉपुलेशन के ऊपर कुछ कर ही नहीं पाते ना। अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं, अभी हम लोग जैसे आई एम इन अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी हमारा स्मार्ट सिटी के साथ मैं हूँ, है ना, स्वच्छता अभियान के साथ। आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छता अभियान, जो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ। सो अब हम उनके प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अपने ये कराते हैं, उनको वहाँ पे अवेयरनेस कराते हैं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स के ऊपर काम करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी 10% भी चेंज ले आए। देखो अब 100% तो इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत टाइम लगता है, बट अगर हम 10% भी चेंज ले आए तो इट्स एन अचीवमेंट। तो यहाँ पे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है सबको, है ना। मेरा ना नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर सेक ऑफ क्यूरियोसिटी है, लोग जब कहते हैं चूहे कूदने लगे मेरे पेट में, तो वो क्या होता है मैम? आवाज भी आती है कई बार, वो क्या क्यों आती है? बिकॉज लोग, हमारी ना एपेटाइट में बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। अगर आज आप 4 रोटी खाना शुरू कर दो, आपको 4 की भूख हो जाती है। अगर आप धीरे धीरे करके उसे कट डाउन करके 1 पे ले आओ तो 1 की भूख हो जाती है। अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो, उसमें इतना ज़्यादा MSG एंड एडिक्टिव्स डाले जाते हैं ताकि आपको आदत सी पड़ जाती है, तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। आप उस जोन से बाहर नहीं आ पाते हो। और ये आसान नहीं है। जो हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बाहर के खाने में इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके होते हैं, उनको लगता है हम घर का खा ही नहीं पाएंगे, बट सिर्फ इसको कहते हैं हैबिट ब्रेकिंग। लेकिन हाँ, अगर आपने बहुत देर तक खाना नहीं खाया, जैसे 4 से 5 घंटे हो गए, तो भूख तो लगेगी। वो तो चूहे तो फिर वैसे ही होएगा ना। मेरा क्वेश्चन था, कई बार आवाज आती है, ये हमारे पेट से आवाज आ रही है जब भूख बाहर भी दैट इज योर यू नो डाइजेशन। जब कोई चीज़ डाइजेस्ट हो रही है, अब सोचो, अब अगर वो नॉर्मल हाँ, दैट इज टोटली नॉर्मल। मैम MSG क्यों डालते हैं कैफेज या कुछ? बिकॉज दैट इज एडिक्टिव ना, एडिक्शन पैदा कर देता है वो खाने में। अब देखो चिप्स हैं, अब समझ रहे हो, यू कांट जस्ट ईट वन, आपकी गलती नहीं है। जब ये बनाया गया, इसमें शुगर, सॉल्ट एंड फैट का कंटेंट उस तरीके से बनाया गया था, ये उस रेशियो में है कि ये एडिक्शन पैदा करता है। एडिक्टिव परम्यूटेशन है ये। यस। और इसको बार बार इतनी एड्स आती हैं, और फूड की अगर हर टाइम एड आपके सामने चल रही है, तो आप सोचो आपका माइंड है ना जो, वो वहीं पे जाएगा। दिस इज मार्केटिंग। अब आप देखो, आप फ़ोन खोलो, आपको जोमेटो की नोटिफिकेशन आई हुई है, आज ये चीज़ है, इस पे इतना डिस्काउंट है, आपका दिमाग वहीं पे चलना शुरू हो जाएगा। आज कुछ मंगा लेते हैं, चलो खा ही लेते हैं। दैट इज अ मार्केटिंग। भी ऐसे करके नोटिफिकेशन भेजते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, वही कह रही हूँ ना, दिस इज ऑल मार्केटिंग। सो इसलिए एडिक्शंस होनी बहुत नॉर्मल है आज के टाइम में, ऐसी वाली चीज़ों की। एंड मेरे को कई बार आके ना कोई कहता है कि मेरे हस्बैंड को अल्कोहल की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, तो ये छोड़ नहीं रहे हैं, ये दिस एंड दैट। तो अगर उनकी मैं खुद की लाइफस्टाइल सुनती हूँ ना, तो वो कहते हैं मैं ना चाय नहीं छोड़ सकती, मेरे 3-4-5 कप तो चाय रहने दो। मैं कहती हूँ क्या फ़र्क पड़ा अल्कोहल और कैफीन, बात तो एडिक्शन की है ना, कि आप उसे तोड़ नहीं पाते, कि वो चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है, आप नहीं कंट्रोल कर रहे हो उसे। अब चाहे वो चॉकलेट की एडिक्शन है, चाहे चिप्स की एडिक्शन है, चाहे आपको चाय की, कॉफ़ी की, एनीथिंग, चाहे जिम की भी, और चाहे हर टाइम दिमाग में डाइट की भी। दीज आर ऑल एडिक्शन एंड ऑब्सेशंस। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिम एडिक्टेड, ऑब्सेसिव हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं। देन अगर बाई चांस कोई इंजरी हो जाए,
नॉर्मल है ना जिम में होना। तो फ्रेम ऑफ माइंड की बस धज्जियां उड़ जाती हैं। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स जो एक्चुअल में इस टाइम डिप्रेशन मेडिसिन में है बिकॉज उनके जिम में इंजरी हो गई, जो वो कितने सालों से जिम कर रहे थे उनका वो छूट गया। समझ रहे हो? क्योंकि उस चीज को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। डेली रूटीन आपकी ब्रेक वो भी डेली रूटीन ब्रेक हुए एंड सेकेंडली आप इतने एडिक्टिव हो जाते हो उसके, आपको लगता है बॉडी ही सब कुछ है उस टाइम के लिए। हम स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ भी यही होता है, जो रिटायर कर जाते हैं ना, हाँ। उनके कुछ इनिशियल ईयर्स बहुत टफ जाते बहुत हैं। टफ होते हैं बिकॉज आपको उस चीज का ऑब्सेशन होता है। ऐसे ही डाइट को लेके होता है। अब समटाइम्स पीपल गेट सो स्टिक, मुझे यही खाना है, मुझे इसके अलावा कुछ खाना ही नहीं है। आई ऑलवेज टेल ऑल्टरनेटिव्स हैं, इट्स ओके। अगर आप बाहर जा रहे हो, आपको आज किनवा नहीं मिला, यू कैन हैव द अदर सैलेड। व्हाई यू आर स्टिकिंग टू वन थिंग? वो फिर वो यहाँ पे ऑब्सेशन है। हम एक कंपैरिजन छोटा सा करते हैं। मान लो जो बंदा अल्कोहल डेली कंज्यूम करता है, उसका कंपैरिजन है जो बंदा शुगर एक अनहेल्दी अमाउंट में डेली लेता है, किसका ज्यादा नुकसान होगा? दोनों का ही होगा। जब उनके ब्लड टेस्ट करवाएंगे, दोनों के ही लिपिड्स प्रोफाइल्स खराब आएंगे, दोनों के ही एलएफटीज खराब आएंगे। तो वर्क वैसे ही करेगी वो भी। अब वो डिपेंड करता है वो शुगर कितनी कंज्यूम कर रहा है और वो अल्कोहल कितनी कंज्यूम कर रहा है। लेकिन जब शुगर कंज्यूम कर रहे होते हो, हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि शायद ये तो बुरा नहीं है, अल्कोहल ज्यादा बुरा है उससे। मैं एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में ऐड करना चाहूँगा। ये प्लान तो नहीं था, पर मैं आपको ना अपनी लिपिड कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल दिखाना चाहूँगा। आप मुझे एक एडवाइस दो कि इसको और बेटर कैसे किया जाए। अब इसमें निकालो, मैं ना मिथ्स पूछता हूँ। मैं मिथ हाँ। जो कॉमन मिथ्स हैं सोसाइटी में, ये एक फर्स्ट है, एग योक्स शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। इट्स अ मिथ आल्सो एंड अ फैक्ट आल्सो। मिथ कि अगर 1 या 2 दिन में ले रहे हो तो कोई कुछ नहीं होगा उसको, कोलेस्ट्रॉल को। फैक्ट इज दिस कि अगर आप 5 से 6 ले रहे हो तो होगा। नेक्स्ट है, कटिंग योर हेयर फ्रीक्वेंटली मेक्स इट ग्रो फास्टर। नो, बाल नीचे से नहीं उगते, यहाँ से उगते हैं। इट्स अ मिथ। स्पाइसी फूड्स हार्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। टोटली डिपेंड पर्सन टू पर्सन। जिसका डाइजेशन वीक है उसको हार्म करता है। हमारे इंडियंस का बहुत स्ट्रांग है, हम बिना स्पाइसेस के रह ही नहीं सकते। ये हमारा हो चुका, पर फिर भी ईटिंग लेट एट नाइट लीड्स टू वेट गेन। समटाइम्स यस, समटाइम्स नो। अगर आप लेट नाइट खाना खा के एक्टिव रह रहे हो, थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर रहे हो एंड लेट नाइट कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, कम खा रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही खाना ज्यादा खाओगे और बेड सो जाओगे तो यस। Having chocolates directly causes acne. नो, अगर किसी को एक्ने है तो चॉकलेट्स नहीं खानी। Frequent hair oiling prevents hair fall. नॉट एग्जैक्टली, Okay. इट्स अ मिथ अगेन। आप क्या खा रहे हो वो मैटर करता है। Consuming black coffee before workout significantly boosts weight loss. Not weight loss, but it significantly boosts your metabolism. Okay. Red wine is good for health. Alcohol is alcohol, but yes, it is at least better than the other hard drinks like the dark alcohol and the white alcohol. But अब रेड वाइन कितनी पी रहे हो वो मैटर करता है। हम वोडका और विस्की में से क्या ज्यादा हार्मफुल है? बोथ, टोटली सेम इफेक्ट। Chewing gum helps defining jawline. अगर किसी का फेस बहुत ज़्यादा हैवी है then you have to do some face exercises, then yes, it helps. Last time, does almonds sharpen memory? ऐसी कोई स्टडी कंडक्ट हुई नहीं है। जो हुई है they say yes, if you are taking it on a regular basis because it has a good fat then and good antioxidants, then it does. मैम, मैं ना पॉडकास्ट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको ना अपनी दिखाता हूँ, ये अपना लिपिड प्रोफाइल, और आप मुझे एक एडवाइस दीजिए। अगर इसमें कुछ गलत है, मुझे तो लग नहीं रहा कुछ गलत है, पर फिर भी आप एक्सपर्ट हो। ओह, तो फ्री एडवाइस। हम जब कहीं पार्टी में जाते हैं ना, तो लोग हमें पूछना शुरू हो जाते हैं, अच्छा बताइए मैं ये खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ। हाँ जी, आपकी लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल नॉर्मल है।
तो एक बारी माइक में से कह दो ही इज सुपर फिट। अब ये किसको सुनाना चाहते हो? वो भी हैं कुछ लोग हाँ। जो डाउट करते थे। ओके, मुझे पता लगे कि आप ड्रिंक कर रहे हो और मैंने आपको बोल दिया यू आर सुपर फिट। ज़रूरी नहीं होता कि जब हम ड्रिंक करें तो हमारा सीधा अफेक्ट कोलेस्ट्रॉल्स पे ही पड़ता है। हमारी बॉडी के बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स ऐसे हैं जिस पर ये फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। योर माइंड स्टार्ट्स गेट स्लो। हमारा माइंड थोड़ा धीरे काम करता है इफ़ यू आर एडिक्टिव टू इट। ठीक है, हमारी माइंड एंड हमारी ज़ुबान में वो कनेक्शन कम हो जाता है। समटाइम्स वी वांट टू से समथिंग बट आवर माइंड इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट, एंड धीरे धीरे करके हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लेथार्जी होती है जो, कुछ स्पेसिफिक फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए या फिर लेने चाहिए? देखो, लेथार्जी के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग लो एनर्जी लेवल्स, आपको थकावट लग रही है, तो उसके रीजंस होंगे। हो सकता है आप विटामिन डी में, विटामिन B12 में या आयरन में डेफिशिएंट हो। ठीक है ना, पहले हमें रीजंस देखने पड़ते हैं। लेकिन आजकल की यंगर जनरेशन वैसे ही थकी रहती है। दे ऑलवेज फील लाइक 60 एट द एज ऑफ 20 और 30, क्योंकि उनमें एनर्जीज नहीं होती हैं। द रीज़न इज दे आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली। सेकेंड, दे आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली, क्योंकि अगर आप बाहर का ज़्यादा खा रहे हो तो दैट मीन्स न्यूट्रिशन तो नहीं जा रहा ना बॉडी में। तो अगर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं डेफिशिएंट हो जाओगे। देन थर्ड इज दैट स्ट्रेस लेवल्स। हम प्रेजेंट मोमेंट में कम और सारा टाइम फ़ोन में होते हैं, उसके चक्कर में हम बाहर नहीं हो पाते। थर्ड, हम बहुत ज़्यादा इंडोर्स रहते हैं, हम बाहर सनलाइट में भी नहीं जाते बाहर, उसके चक्कर में ये लेथार्जी आ जाती है। मैम एक ना बड़ी कॉमन सेइंग है कि डू योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ कॉमन मैन एंड डिनर लाइक अ बेगर। क्या ये सही है? ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है? ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट फिर भी 80% सही है। बिकॉज आप ब्रेकफास्ट बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाते हो। ठीक है ना, बिकॉज सारा दिन है आपके पास। बट इन सम केसेस कुछ लोगों को, अगर कईयों का सिटिंग जॉब है या ऐसे वर्किंग आवर्स हैं, व्हेन दे टेक द ब्रेकफास्ट दे स्टार्ट फीलिंग लेथार्जिक, उन्हें नींद आनी शुरू हो जाती है। सो वी प्रेफर देन टेक अ लाइटर ब्रेकफास्ट, डोंट टेक वेरी हैवी ब्रेकफास्ट, ताकि आपको नींद आ जाए, उसके बाद स्लगिश नहीं होने चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर हार्मफुल है कि नहीं हार्मफुल? अगर आप दिन में 1 या 2 सैशेस लेते हो आर्टिफिशियल स्वीटनर के, दैट इज़ फाइन। बट अगैन विच फॉर्म, एस्पार्टेम अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हो दैट इट इज़ बैड। ठीक है, अगर स्टीविया में जा रहे हो दैट इज़ फाइन। सुक्रोलोज अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हो दैट इज़ बैड। और वो जो एक आती है शुगर फ्री करके ड्रॉप्स आते हैं, वो मेजरली एस्पार्टेम ही है। तो वो क्या उसकी देखो, अगर कोई डायबिटिक है और उसको मीठी चाय के बिना नहीं चलता, देन वंस इन अ वाइल या देन ट्वाइस अगर वो चाय ले रहा है वो ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप डायबिटिक नहीं हो, आपको सिर्फ वेट के लिए चाहिए और या सिर्फ शो ऑफ के लिए चाहिए, मैं वो ले रहा हूँ शुगर फ्री, देन प्लीज अवॉइड। ड्रिंक्स भी आते हैं मैम काफी आर्टिफिशियल स्वीटनर में, डाइट कोक वगैरह। बिल्कुल, अगर वंस इन अ वाइल ले रहे हो, देखो यू आर वाचिंग योर वेट और आपका आज कोक पीने का मन कर रहा है, तो महीने में 2 या 3 बार ले लेते हो डाइट को, कुछ नहीं होगा। बट वी हैव द पीपल जो डाइट कोक के नाम पे दिन में 3-3 लेते हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हम अपने लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ। ठीक है, मुझे बड़ी कॉफी विद करण वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है। If you had to pick one superfood to address both skin and hair health, what would it be? सब्जा सीड्स और चिया सीड्स। What's your go-to healthy snack recommendation for someone with a sweet tooth? A date with a date. Share a surprising food combo that's both delicious and nutritious. राजमा चावल। Simple and sophisticated. सबका फेवरेट। What's your favorite way to incorporate gut-friendly fermented foods into a daily diet? पिकल, अचार खाओ, बेस्ट। Next time, ma'am, what's the most underrated nutrient that plays a crucial role in overall health? आयरन। Okay. If
you could only choose one exercise for overall health, what would it be? There won't be any one, but yes, walking. Okay. What's your favorite guilt-free dessert? पिन्नी Okay. With इस सीजन में okay. तो एक या दो? एक Okay. A unique food combination you love that others might find surprising. ये क्योंकि know. वो आप डाइट डाइट के रिलेटेड आई लव माई हर्बल टीज एक्चुअली. पता नहीं लोगों उस पर नहीं आ पाते हैं क्योंकि मैं बहुत कॉफ़ी और टी पर्सन नहीं हूँ ये लोग एक्सपेक्ट करते हो ये डाइटिंग करती होंगी और कोई ऐसा फूड और मैं ऐसा खाती हूँ. अच्छा, दैट इज वन बर्मीज डिश दैट इज खाउसे. तो वो क्या होता है? दैट इज अ कोकोनट मिल्क के साथ बनती है वो विद द नूडल्स. तो वो मेरी फेवरेट है, बट लोगों को लगता है वो ये डाइट में खा सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच मैम. आप आए, आपने हमारे लिए टाइम निकाला. हमारी ऑडियंस को आज आई एम श्योर बहुत वैल्यूएबल इनसाइट्स और इन्फॉर्मेशन मिली हैं. हम जाते जाते क्या फाइनल एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आई ऑलवेज टेल पीपल कि प्लीज़ स्पेंड ऑन योर हेल्थ नॉट ऑन द सिकनेस, क्योंकि अगर आप बीमारी पे पैसा लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा लगने वाला है. इससे अच्छा डाइटिशियंस और जिम एंड अपना डेली रूटीन. यस, आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दो, अपने खाने पे ध्यान दो, एंड अपने ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, जिसको बहुत अंडररेटेड माना जाता है, उस पे ध्यान दो. ठीक है, थैंक यू मैम. वेरी मच मैम. थैंक यू.